Banning Pakistan is not the focus now. Destruction of Pakistan is. Anyone who lectures about non-violence and peace at this time should be painted black, put on a donkey and slapped by everyone on the streets. We want pieces, not peace. दोस्तों गुस्सा जायज है, मुझे भी आया है गुस्सा, लेकिन हमें शायद दो बार सोचना चाहिए कि हम इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। यहां पर पुलवामा के इस अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक के बाद जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिन पर हमें शायद फोकस करना चाहिए और जिनको शायद निग्लेक्ट किया जा रहा है इमोशंस और सेंटिमेंट्स के बहाव में आकर। पिछले अटैक्स की तरह इस अटैक के बाद भी जो सबसे पहला रिएक्शन सोशल मीडिया पर और टीवी स्टूडियोज में देखने को मिला वो ये था कि बदला लो, रिवेंज करो। यहां पर इंडिया को अब तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई छेड़ देनी चाहिए, वॉर हो जानी चाहिए। यहां पर कुछ लोग तो यहां तक ये भी कह रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर भी कर डालो। दोस्तों हमें यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वॉर एक ऑप्शन नहीं है। वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो इतने बेकार हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव हैं, इकोनॉमिक, सोशल, जिस तरह के भी कॉन्सिक्वेंसेज आप सोच लो कि वॉर कराना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अब पिछली वॉर्स जो हुई थी, हमारी 4 वॉर हुई हैं अभी तक पाकिस्तान के साथ, उनकी मिलिट्री कैजुअलिटीज देखो जरा। इंडिया सारी वॉर्स जीता था यहां पर, लेकिन फिर भी इंडिया ने हजारों सोल्जर्स को खोया था, हजारों सोल्जर्स शहीद हुए थे हमारी भी साइड से। जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा है, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा लोगों पे वॉर का वो बहुत ज्यादा है। विक्रम ओबरॉय ने यहां पर एक बहुत सेंसिबल चीज लिखी है इसके रिगार्डिंग। यहां पर बीइंग फ्रॉम एन आर्मी फैमिली एंड हैविंग एक्सपीरियंस्ड व्हाट अ वॉर फील्स लाइक टू अ चाइल्ड लिविंग नेक्स्ट टू अ बॉर्डर, I say you don't know what you're talking about. An army is not an impersonal machine that is switched on to destroy your enemies. कोई आर्मी टॉय नहीं है कि आप बोलोगे कि जंग पे जाना है तो वो चली जाएंगी जंग पर। उनके भी लोग होते हैं, उनमें भी फैमिलीज होती है जिनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है कि पिछली 4 लड़ाई जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसने 1 लाख फैमिलीज को इंपैक्ट किया है, जिनको डायरेक्ट ह्यूमन कॉस्ट उठानी पड़ी है इन जंग की। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये एक ऐसा फैक्ट है दोस्तों जिसको बोलते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ये 3 अलग अलग चीजें हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं और ओपनली कहते भी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी है जो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके सामने अपने घुटने टेक देती है। दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने मुझे ओपनली बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अपना पूरा धंधा चलाकर रखती हैं और गवर्नमेंट उनके सामने कुछ कर नहीं पाती। अब हम उनको दे आर पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री, लाइक लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन एज वेल, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अब हमने मजाक के लिए छेड़ना है, हम उनको कहते थे दलिये वाले जो पोरिज बनाते हैं, हम उनको कहते थे यार ये सीमेंट वाले, हम कहते थे आप मुहिब्बे वतन तब हो सकते हैं जब आपके घर में आप नाश्ते में फौजी दलिया खाओ और आपके घर में सीमेंट जो हो वो फौजी सीमेंट का लगाओ। इट वाज लाइक फनी वे टू टेल पीपल दैट मिलिट्री इज डूइंग बिजनेस। अच्छा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मिलिट्री के ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हजारों अकाउंट्स हैं। अच्छा, कि अगर आप फौज के खिलाफ बात करोगे कि वो सियासत क्यों करते हैं या वो कारोबार क्यों करते हैं, वो अपने प्रोफेशनल क्यों नहीं है, तो फौज आपको वॉकिंग टारगेट बना देगी। क्या लोग मार देंगे, फौज को मारने की जरूरत नहीं है। आपको एंटी पाकिस्तानी बोलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा, बस सिर्फ बोलते नहीं है। मजे की बात यह है कि हमें कहते हैं इंडिया चले जाओ जैसे तो जब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि वहां पे ऐसे बहुत से आम पाकिस्तानी लोग हैं जो हमारे साथ सेम साइड पर हैं। इनफैक्ट यही लोग विक्टिम्स भी बनते हैं बहुत से टेररिस्ट अटैक्स का, जैसे कि 2014 में पेशावर में भी अटैक हुआ था, वहां पे यही आम पाकिस्तानी लोग मारे गए थे। दोस्तों हम लोगों को बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो हेट करते हैं पाकिस्तानीज को और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इंडियंस को हेट करते हैं। हम सबको यह समझना जरूरी है कि यहां पर सही में गलत काम कौन करवा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जो कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। अगर आप जनूबी पंजाब की घर देखें, आपको हर दूसरा घर ऐसा मिलेगा जिसका बच्चा भर्ती करके इन्होंने कश्मीर में मरवाया है। मेरे कज़न मरे हैं, मेरे हाई स्कूल के दोस्त मरे हैं कश्मीर में जाके, और एक दफ़ा मेरे कज़न को ये ले गए थे और उसको मुजफ्फराबाद के पास ट्रेनिंग कैंप में ले गए। हमने उसको लाना था, दोस्त रिश्तेदारों से रब्ता किया, फौज में हम वापस ले आए। यानी अगर आपका बच्चा जिहादी ले गए, आप फौज से रब्ता करें, बच्चा वापस आ जाएगा आपका। तो अच्छा, रिक्रूटिंग वहाँ से हो रही है, रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। हाँ जी। बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम नेशनलिस्ट लोग जो सोशल मीडिया पर गुस्सा होकर दिखा रहे हैं, इन्हें शायद डिफरेंस ही नहीं पता होगा इंडियन आर्मी के जवानों में और सीआरपीएफ के जवानों में। दोस्तों सीआरपीएफ होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
जो हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं इस अटैक में, वो सारे सीआरपीएफ के जवान थे। सीआरपीएफ दोस्तों फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, जैसे कि जो स्टोन पेल्टर्स को फेस करती है वो सीआरपीएफ ही होती है। सीआरपीएफ के सोल्जर्स दोस्तों बहुत टाइम से सरकार से डिमांड कर रहे हैं सही सैलरी की और सही पेंशन की। एक इंडियन आर्मी के लोअर रैंकिंग ऑफिशियल एक सीआरपीएफ के लोअर रैंकिंग ऑफिशियल से 1.5 टाइम्स ज्यादा सैलरी कमाता है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में होम मिनिस्ट्री का डेटा बताता है कि 175 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए इन एक्शन, लेकिन 189 सीआरपीएफ के जवानों ने सुसाइड कर लिया। वो इतनी बेकार कंडीशन से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं कि इतने सारे सीआरपीएफ के लोग सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है यहां पर जितने शहीद हुए हैं। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक एक्स पैरामिलिट्री के जवान का, जिन्होंने अपनी बुरी कंडीशंस के बारे में बताया था। जरा आप सुनिए। झूठे लेटर निकालते हैं और मुझे नहीं लगता है कुछ नहीं किया। सही बात है कि जवानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी गई है। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ आपको। ये फेसबुक का प्रचार है, लोग जानबूझ के झूठी फेसबुक पे पेज बना के इंडियन आर्मी के नाम से, विस्फोट नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ और बनाते हैं, लेकिन वास्तव में सरकार ने फौजियों को ना तो सुविधाएं दी है ना उनके हाथ खुले। जवानों की समस्या का ढंग से समाधान नहीं करना, अंदर में जवानों पर ड्यूटियों का ज्यादा होना और जवानों पर अत्याचार, जवानों को टाइम से छुट्टी ना मिलना और उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग लेना। 40-40 साल के लोग लगातार सुसाइड कर रहे हैं। आपको याद होगा तेज बहादुर के बारे में, वो बीएसएफ के जवान जिन्होंने एक वायरल वीडियो बनाया था खाने के खराब स्टैंडर्ड्स को दिखलाते हुए। दोस्तों यही कंडीशन से गुजरना पड़ता है बहुत से पैरामिलिट्री के जवानों को, और जब तक हम इनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं तो हमारा कोई हक नहीं बनता ये सोल्जर चिल्लाने का। और जब अटैक होता है तब हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए चिल्लाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम कितने केयर करते हैं इनकी। लेकिन जब ये अटैक नहीं होता, जब ये अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, तब कौन सुनता है इनकी? कितने लोग सुनते हैं इनकी? एक सिटीजन होने के नाते हमें इन जवानों की कंडीशंस के बारे में आवाज उठानी चाहिए, ना कि ये हाइपर नेशनलिज्म और गुस्से में आकर तोड़फोड़ करनी चाहिए। इमोशंस पर कंट्रोल करना और लॉजिकली सोचना यहां पर बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ तो ये वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपके इमोशंस का मिसयूज करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है फेक न्यूज के जरिए, और तीसरी तरफ आपके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का मिसयूज करके आपके अंदर हेट्रेड भरी जा रही है। इतने जबरदस्त पैमाने पर यहां पर फेक न्यूज फैलाई गई है इस इंसिडेंट के बाद दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको। ऑल्ट न्यूज का पेज खोल के देखिए जरा कि किस किस टाइप की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। कहीं पे राहुल गांधी को फोटोशॉप किया जा रहा है पुलवामा के बॉम्बर के साथ, तो कहीं पे प्रियंका गांधी को वीडियो में ऐसे दिखाया कि वो हंस रही हो। तो आप सोच ही सकते हैं कि ज्यादातर जो फेक न्यूज है ये किस पार्टी के आईटी सेल से आ रही है और किस पार्टी के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई फेक न्यूज नहीं है, ऐसी भी फेक न्यूज है जिसमें कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी सही तरीके से ट्रिब्यूट्स नहीं दे रहे हैं मार्टियर्स को यहां पर। तो फेक न्यूज दोनों साइड से है, लेकिन ज्यादातर आप सोच सकते हैं किस तरफ से हैं, और बहुत सारी टाइप की फेक न्यूज है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पे जाइए और एक बार गो थ्रू कीजिए इनसे। फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी फैलाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप इन बैंक अकाउंट्स में पैसे डोनेट कीजिए शहीदों की फैमिलीज के लिए। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे राय में सिर्फ एक ही सही तरीका है इनको डोनेट करने के लिए, वो है bharatkeveer.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहां पर आप शहीदों की फैमिलीज के लिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। मेरी सजेशन आपके लिए यही रहेगी दोस्तों कि जितने भी आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख रहे हैं और मीम्स देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस अटैक से रिलेटेड, प्लीज उन सबको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर इनमें से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और आपके अंदर हेट्रेड फैलाना चाह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए। बहुत से वीडियोस और रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि देश भर में कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है इस अटैक के बाद। दोस्तों ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, एक बिहार में है, एक हरियाणा में एक वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि कश्मीरियों के खिलाफ स्लोगन्स निकाले जा रहे हैं कि कश्मीरी छोड़कर जाओ यह जगह, वापस जाओ यहां से। कश्मीरियों को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं और टेररिस्ट का लेबल दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा, ये तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन फिजिकल लाइफ में भी सिचुएशन इनके लिए बहुत थ्रेटनिंग हो गई है। हालत इतनी बुरी हो गई है कि होम मिनिस्ट्री को एक एडवाइजरी निकालनी पड़ी है कि कश्मीरियों को यहां पर प्रोटेक्शन दी जाए। सीआरपीएफ ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है कश्मीरियों के लिए, यहां पर आप ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं। दोस्तों कितनी आयरनी की बात है ना ये कि अटैक हुआ जिसमें सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और अब उस अटैक के काउंटर में यहां पर सीआरपीएफ को ही एक हेल्पलाइन नंबर निकालना पड़ रहा है कश्मीरियों को बचाने के लिए। ये जो मॉब मेंटालिटी है हमारे देश में, ये जो गुस्सा है लोगों में, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करता है।
अगर आप एक कश्मीरी को बार बार बोलते रहोगे कि नहीं तू टेररिस्ट है, तू टेररिस्ट है, तू यहाँ रह नहीं सकता, तू यहाँ काम नहीं कर सकता, तो एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए उस इंसान को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। वो टेररिस्ट ग्रुप उस इंसान को पकड़ के कहेगा तू ये देख, ये लोग तुझे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं यहाँ पर, ये लोग तुझे टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, अब जा इनसे बदला ले यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ये रेडिकलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है जब एक इंसान को सोशली एक्सक्लूड किया जाए सोसाइटी से। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और रेडिकलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो एक और शॉकिंग स्टैटिस्टिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में कितने यूथ कश्मीर में रेडिकलाइज हो गए, यहां पे आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। ये पिछले कुछ सालों से बढ़े ही जा रहा है। 2010 से लेकर 2013 के बीच में काफी कम था, लेकिन उसके बाद से बढ़ते चला गया है। तो हमें यहां पर यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या कारण है कि इतने सारे कश्मीर में लोग अब रेडिकलाइज होने लग रहे हैं, जो कि 2010 से लेकर 2013 में कम हो रहे थे। क्या ये सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है सोसाइटी से? क्या ये मीडिया का प्रेशर हो सकता है? बहुत से रीजन हो सकते हैं, हमें यहां पर सोचना बहुत जरूरी है इस पर। और जब रेडिकलाइजेशन की बात आती है तो कुछ लोग बहुत आसानी से एक रिलीजन को ब्लेम कर देते हैं। ये भी सही नहीं होता, क्योंकि आप पूरे देश भर में देखिए कि अगर इस्लाम इसका रीजन होता है यहां पर, तो पूरे देश भर में सारे लोग रेडिकलाइज हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कश्मीर का सबसे पीसफुल टाइम था 2010 से लेकर 2013 के बीच में, हिस्टोरिकली देखा जाए अगर पिछले 20-30 सालों में। तो हमें यहां पर यह समझना होगा, सरकार को यह देखना होगा कि उस टाइम सरकार ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इतना पीसफुल टाइम चल रहा था, और अब क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से लोग ज्यादा रेडिकलाइज होने लग रहे हैं। तो सॉल्यूशन की बात करी जाए दोस्तों तो हमें यहां पे प्रॉब्लम्स को पहले समझना होगा। दो प्रॉब्लम्स हैं यहां पर। एक है जो एग्जिस्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आकाश बैनर्जी ने अपने वीडियो में दिया था, मैं रेकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक दिया है यहां पर। और दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हमारे लोकल लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, हम इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। और टेररिस्ट ग्रुप से फाइट करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑपरेशन सीक्रेटिव रहे, ना कि इनको पब्लिकली अनाउंस किया जाए, होर्डिंग्स लगाई जाए चारों तरफ और पॉलिटिशियंस बाद में इनको इस्तेमाल करें वोट मांगने के लिए और मूवी बनाई जाए इन पर। जैसे कि आकाश ने बताया, ये ऑपरेशंस ऐसे होने चाहिए जिनके 20-25 सालों बाद तक लोगों को पता ना चले इनके बारे में, तभी ये चीजें सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो ये दो प्रॉब्लम सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं दोस्तों। एक आम नागरिक होने के नाते हमें यहां पर पेशेंट रहना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग से लॉजिकली और सेंसिबली सवाल पूछने चाहिए, ना कि गुस्से में आकर हम कुछ ऐसे रिएक्शन दें, कुछ हमें ऐसा बिहेवियर करें जिससे कि हमारे समाज को नुकसान हो, हमारे देश को नुकसान हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लॉजिकल क्वेश्चंस के जो हमें सरकार से पूछने चाहिए कि 2050 किलो के एक्सप्लोजिव्स मोस्ट प्रोटेक्टेड हाईवे पे देश के कैसे आ गए? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की पहले खबर नहीं थी? और कुछ लॉजिकल सवाल जो हमें पूछने चाहिए सरकार से वो ये है दोस्तों कि सीआरपीएफ जवान हमारे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी सही से देखभाल करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है? ऐसे सवाल हम पूछेंगे दोस्तों तो देश का भी भला होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम गुस्से में ही रहेंगे तो कुछ नहीं सोल्यूशन निकलने वाला है यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही और एनालिटिकल और लॉजिकल वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। और जवानों की जहां तक डोनेशन की बात है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर bharatkiveed.gov.in पर जाकर इनको डोनेट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।